नंबर 3, अवॉइड अनसक्सेसफुल पीपल एंड फ्रेंड। लोला मोंटेज 19वीं सदी की आयरिश डांसर और एक्ट्रेस थी। लोला ने टोटल 3 शादियां की। इसके 7-8 व्यक्तियों के साथ अफेयर रह चुके थे। यह जिसके साथ भी शादी करती थी उसका कुछ समय बाद डेथ हो जाता या वह कंगाल हो जाता। एक बार इसने बावरिया के किंग लुडविग फर्स्ट को अपने सम्मोहन के जाल में फंसाया। राजा लोला के प्यार में पागल हो गए। राजकाज के कामों में उनकी रुचि खत्म सी हो गई, जिससे कि उनके राज्य में धीरे धीरे विद्रोह होने लगा और राजा को सिंहासन से हटा दिया गया। तब लोला ने भी इनका साथ छोड़ दिया और इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड में इसने एक आर्मी ऑफिसर से शादी की। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में झगड़े होने लगे। एक बार झगड़े के दौरान लोला ने अपने पति पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे कुछ समय बाद उनमें डिवोर्स हो गया। फिर वह अमेरिका चली गई, जहां उसने पैटहुल नाम के व्यक्ति से शादी किया। कुछ समय बाद लोला ने किसी और के लिए उसको भी डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स के बाद पैट खूब शराब पीने लगा और डिप्रेशन में चला गया। कुछ समय बाद उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने लोला मोंटेज की बायोग्राफी लिखी वह व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी के साथ रहने से आप बिगड़ रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं, तो आप तुरंत उसका साथ छोड़ दें, चाहे वह आपका दोस्त हो या कोई भी हो। नंबर 2, मिररिंग। एक बार एक व्यापारी की लंबी यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। वह बहुत अमीर नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न जाने से पहले मैं अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा इस शहर में छोड़ दूं, जिससे कि अगर यात्रा में उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा तो जब वह वापस आएगा तब उसके पास खाने पीने रहने के लिए कुछ पैसे होंगे। उन दिनों आज की तरह बैंक नहीं होते थे, इसलिए उसने अपने पैसों से लोहे की छड़ें बनवा ली और उसे अपने एक मित्र के यहाँ रखवा दिया, ताकि जब वह लौटे तो उन्हें बेचकर वापस से अपने पैसे पा सके। महीनों बाद जब वो वापस आया तो अपने दोस्त के यहाँ लोहे के उन बार्स को मांगने गया। उसका दोस्त सारे लोहे को बेच चुका था और वह बहाना बनाता है कि वह बहुत दुखी है क्योंकि उसने जिस कमरे में लोहे को रखवाया था चूहों ने उसे खा लिया। इस पर व्यापारी ने उसे इग्नोर करने का नाटक किया और कहा चूहे सचमुच में लोहे को बहुत पसंद करते हैं। उसके साथ ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। यह सुनकर उनका दोस्त बड़ा खुश होता है। यह तो बड़ा जल्दी मान गया। प्यार दिखाने के लिए वह व्यापारी को अगले दिन दावत में आने का इनविटेशन देता है। उसी शाम को व्यापारी ने चुपके से उसके लड़के को किडनैप कर लिया। अगले दिन जब व्यापारी अपने दोस्त से मिलने जाता है तो उसका दोस्त काफी उदास होता है। पूछने पर वह बताता है कि उसका लड़का गायब है। इस पर व्यापारी कहता है कल उसने एक उल्लू के एक बच्चे को लेकर उड़ते देखा था, मालूम नहीं कि उसका लड़का था कि नहीं। यह सुनकर उसका दोस्त नाराज हो जाता है और कहता है तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो जो यह विश्वास करे कि 2-3 पाउंड का एक उल्लू अपने से 50 गुने भारी बच्चे को लेकर कैसे उड़ सकता है। इस पर व्यापारी कहता है क्यों नहीं, जब इसी देश में चूहे सैकड़ों टन लोहे खा जाते हैं तो उल्लू भी बच्चे को लेकर उड़ सकता है। इस पर उसके दोस्त को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चीटिंग के लिए माफी मांगता है और लोहे के बदले पैसे लौटाने का वादा करता है। दोस्तों, इसी को मिररिंग कहते हैं, यानी आप अपने दुश्मनों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा वो आपके साथ करते हैं। नंबर 1, बी फॉर्मलेस एंड शेपलेस लाइक वाटर। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद चाइना पर कंट्रोल के लिए चाइनीज नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच युद्ध हो रहा था। चाइनीज नेशनलिस्ट के लीडर जियांग काइसेक होते हैं, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट के लीडर माओ तेस्तुंग होते हैं। नेशनलिस्टों ने चाइना के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था और कम्युनिस्ट सिर्फ मंचूरिया शहर में ही बचे थे। इस शहर पर जैसे ही नेशनलिस्टों का कब्जा होता है कम्युनिस्ट पूरे चाइना से मिट जाते हैं। नेशनलिस्टों ने मंचूरिया पर हमला किया और इसकी ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया। तब माओ ने इस वार में फॉर्मलेस एंड शेपलेस की स्ट्रेटजी अपनाई। वे पहाड़ों में छिपे रहते, अपने दुश्मन पर अचानक से चारों दिशाओं से हमला करते हैं और फिर चारों दिशाओं में गायब हो जाते हैं। इससे ना ही उनकी संख्या समझ आती, ना ही उनके प्लेस का पता चल पाता किस तरफ से आए थे। वे किसी एक इलाके में टिकते भी नहीं थे, वे यहाँ से वहाँ मूव करते थे। इससे परेशान होकर नेशनलिस्टों ने कुछ इलाके छोड़ दिए। तब कम्युनिस्टों ने इन जगहों का उपयोग करके बाकी शहर को भी धीरे धीरे घेरने लगे। जैसे यदि जियांग अपनी आर्मी को एक शहर से दूसरे शहर लड़ने के लिए भेजता तो पहले शहर में थोड़े सैनिक रह जाते हैं। कम्युनिस्ट इसका फायदा उठा करके पहले वाले इलाके को घेर लेते हैं। इस तरह नेशनलिस्टों की आर्मी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। कम्युनिस्टों ने उनकी सप्लाई लाइन भी काट दी और उनके सैनिकों के मनोबल को गिराने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलाई। इससे नेशनलिस्टों की सेना हारने लगी। धीरे धीरे कम्युनिस्टों ने पूरे चाइना पे अपनी जीत दर्ज किया। फॉर्मलेस एंड शेपलेस होना युद्ध से लेकर एक मानव के डेली लाइफ तक हर जगह लाभ देता है। फॉर्मलेस होने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि कभी भी कुछ भी पर्सनली ना लें और अपना बचाव करते हुए मत दिखिए। दूसरे लोग आपकी आलोचना करते हैं तो वह आपके काम की वजह से या बातों की वजह से करते होंगे। कल के दिन अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो वही लोग आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। एक बात और कि जब हम बड़े होते हैं तब हमें फॉर्मलेस और शेपलेस होने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि टाइम बीतने के साथ हम रिजिड होते जाते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने पास्ट पर डिपेंड मत रहिए। पास्ट में मिली सफलता या असफलता मैटर नहीं करेगा कि आप फ्यूचर में सफल या असफल होंगे। केवल आपका आज का एफर्ट मैटर करेगा।
तो दोस्तों यह है चालाक बनाने वाले 3 रूल्स, जिसे कि मैंने 48 लॉज ऑफ पावर नामक बुक से सीखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।